नमस्ते सभी को। मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास से। कल हम लोगों ने आप लोग के सामने पढ़ा था हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। हिंदी की लिपि आपने बताया था देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिपि। तो लिपि विकास की अवस्थाएं क्या हैं। लिपि के विकास की अवस्थाएं। हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी लिपि प्रयोग हुई, फिर उसके बाद वो किस तरह से आगे विकसित हुई। तो सबसे पहले आपका जो आता है चित्र लिपि आती है। चित्र लिपि के पश्चात आपकी प्रतीक लिपि आती है, जिसमें प्रतीकों के माध्यम से बनाया गया था। प्रतीक लिपि के बाद आपकी भाव लिपि है। भाव लिपि के बाद आपकी ध्वनि लिपि आती है। लिपि में सबसे पहले हमारा चित्र लिपि है, यानी कि चित्रों के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति करते थे। फिर उसके बाद हमने उसके लिए प्रतीकों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, तो उसे प्रतीक लिपि कहा गया। जब प्रतीक के साथ उसमें भावों का समावेश होकर के जब भाव हमने अपनी बातों को प्रकट करना शुरू किया तो वो भाव लिपि हुई। उसके पश्चात हमने एक उसकी प्रत्येक वर्ण की प्रत्येक शब्द की ध्वनि बना दी, तो वहाँ पर ध्वनि लिपि आई। ध्वनि लिपि में आपकी दो आती हैं, एक अक्षरात्मक होती है और एक होती है वर्णात्मक। अक्षरात्मक और वर्णात्मक में क्या अंतर होता है? वैसे तो वर्णमाला में अक्षर और वर्ण को एक तरह से एक ही मान लिया जाता है, पर उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे आपके अक्षर हैं, जैसे हम समझते हैं राम से। राम आपका एक ये शब्द है। अगर इसमें पूछे कि इसमें अक्षर कितने हैं, तो अक्षर इसमें दो हैं, रा और मा। रा और मा मिलके यहाँ पे अक्षर राम बना है। तो अक्षर कितने हैं आपके? दो हैं। लेकिन अगर इसमें वर्ण पूछे, वर्ण कितने हैं, तो रा प्लस बड़ा प्लस मा प्लस आ। यानी कि आपके अगर वर्ण पूछता है तो वर्ण में आपके 4 वर्ण प्रयोग किए गए हैं। तो अक्षरात्मक ध्वनि लिपि में 2 शैलियां हुई, एक अक्षरात्मक और एक वर्णात्मक। ठीक है, अक्षरात्मक और वर्णात्मक में थोड़ा सा अंतर होता है, वो हमने देखा। हम देखते हैं भारत की जो जितनी भी लिपियां रही हैं, भारत की सभी लिपि किस प्रकार की हैं? अक्षरात्मक लिपियां हैं। भारत की सभी लिपियां कैसी हैं? अक्षरात्मक लिपि है। लेकिन जो रोमन है, रोमन लिपि आपकी वर्णात्मक लिपि पाई जाती है। रोमन लिपि कैसी है? वर्णात्मक लिपि है। अब हम देखते हैं भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां विकसित थीं। भारत में प्राचीन समय में आपकी 3 लिपियां विकसित थी, जिसमें आपकी सबसे पहली लिपि आती है सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। भारत में आपकी कौन सी 3 लिपियां थी? पहला आपका आता है सिंधु घाटी की लिपि। सिंधु घाटी लिपि में हम समझते हैं डिरिजर महोदय थे। डिरिजर महोदय ने, ये विदेश के थे, डिरिजर महोदय। डिरिजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को नाम दिया है ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट।
डिरिजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को नाम दिया है ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट, या इन्होंने एक और नाम दिया है भाव ध्वनि मूलक लिपि। सिंधु घाटी लिपि को हम किस नाम से भी जानते हैं? भाव ध्वनि मूलक लिपि या ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट भी कहते हैं। सिंधु घाटी लिपि में ध्वनियों की संख्या जो है ध्वनियों की संख्या अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मानी गई है। जैसे लैंगडन, ने इसमें मानी है 228 ध्वनियों, और आपकी हंटर ने 253 मानी है। गैंड व स्मिथ ने इसमें 396 मानी है। सिंधु घाटी लिपि में ध्वनियों की संख्या लैंगडन ने 228 मानी है, हंटर ने 253 और गैंड व स्मिथ ने 396 मानी है। एक हमारी ये मानी जाती है सिंधु घाटी लिपि। दूसरी आपकी आती है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि, इसका जो प्राचीनतम रूप है, खरोष्ठ लिपि का प्राचीनतम रूप आपको अशोक के अभिलेख में मिलता है। अशोक के अभिलेखों में मिलता है। खरोष्ठी लिपि का उत्पत्ति कैसे मानते हैं या खरोष्ठी नाम कैसे पड़ा, इसमें आपके कुछ विद्वान मानते हैं, जैसे कि आपके राजबली पांडे, ये खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति जो है वो मानते हैं खर अर्थात कि गदहे के ओष्ठ के समान। यानी कि राजबली पांडे का मानना था कि जो खरोष्ठ लिपि है वो खर या गदहे या के ओष्ठ के समान होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? खरोष्ठी लिपि पड़ा। दूसरे हैं आपके डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है खरोशोध से खरोष्ठी बनी। ठीक है, खरोष्ठी लिपि का विकास राजबली पांडे खर यानी कि गधे के ओष्ठ के समान मानते हैं, और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है खरोशोध से खरोष्ठी बनी। खरोष्ठ लिपि की कुछ विशेषताएं क्या हैं कि खरोष्ठ लिपि जो है वो आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं लिखी जाती है खरोष्ठ लिपि। खरोष्ठ लिपि में वर्ण जो है, वर्णों की संख्या 37 रखी गई है, जिसमें से आपका 5 स्वर है और 32 व्यंजन है। खरोष्ठ लिपि में संयुक्ताक्षर नहीं थे। संयुक्ताक्षरों का प्रयोग खरोष्ठ लिपि में नहीं होता था। इसके बाद आपकी तीसरी लिपि आती है ब्राह्मी लिपि। जिससे कि हमारी देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। आपकी आती है तीसरी लिपि है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना जो है, ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना
बस्ती जिले के पिपराला के स्तूप, पिपराला के स्तूप में व अजमेर के बड़ली गांव के शिलालेख में मिलती है। ब्राह्मी लिपि का जो प्राचीनतम नमूना जो है वो हमें बस्ती जिले के पिपराला के स्तूप में या अजमेर के बड़ली गांव के शिलालेख में मिलती है। इसका नामकरण कैसे पड़ा? ब्राह्मी लिपि का नामकरण कैसे पड़ा? कुछ लोग मानते हैं कि ब्राह्मी लिपि वो है जो ब्रह्मा के द्वारा निर्मित लिपि है, ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि मानी गई। कुछ लोगों का मानना था कि ब्रह्मा द्वारा निर्मित होने के कारण इसे ब्राह्मी लिपि कहा गया। दूसरा, ब्रह्म यानी कि वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि होने के कारण इसे ब्राह्मी लिपि कहा गया। तीसरा है आपका, ब्राह्मी लिपि जो है इसे इसलिए कहा गया क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा निर्मित लिपि थी। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित मानते थे कुछ लोग, तो इसलिए इन्होंने ब्राह्मी लिपि कहा। ब्राह्मी लिपि का नामकरण कई कारण से पड़ा था। इन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने माना कि ब्रह्मा द्वारा निर्मित थी इसलिए इसका नाम ब्राह्मी लिपि पड़ा, या ब्रह्म या वेद या ज्ञान की रक्षा करने वाली लिपि थी इसलिए इसका नाम ब्राह्मी लिपि पड़ा, या ब्राह्मणों द्वारा निर्मित होने के कारण इसका नाम ब्राह्मी लिपि पड़ा। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में कुछ विद्वान मानते हैं और कुछ विद्वान ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में मानते हैं। भारत में मानने वाले भारत में जिन विद्वानों ने माना है उन्होंने अपना दिया है मत, जैसे एडवर्ड थॉमस, एडवर्ड थॉमस ने माना है कि ब्राह्मी लिपि के मूल आविष्कारक द्रविड़ थे। आपके में पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्राह्मी लिपि के मूल आविष्कारक द्रविड़ों को किसने माना है? एडवर्ड थॉमस ने माना है। दूसरे आपके जगत मोहन शर्मा, जगत मोहन शर्मा के अनुसार वैदिक चित्रलिपि से उत्पन्न होती है। ब्राह्मी लिपि का जो विकास है वो वैदिक चित्रलिपि से विकसित हुई है। तीसरा है आपका राजबली पांडे के अनुसार राजबली पांडे ने माना है कि ब्राह्मी लिपि का विकास जो है वो सिंधु घाटी लिपि से ही विकसित मानी है। और चौथा है आपके भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी ने माना है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित।
ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में मानने वाले विद्वानों में एडवर्ड थॉमस हैं, जगत मोहन शर्मा, राजबली पांडे और भोलानाथ तिवारी हैं, जिसमें से एडवर्ड थॉमस ने कहा कि ब्राह्मी लिपि के मूल आविष्कारक क्या थे? द्रविड़ थे। द्रविड़ कहाँ थे? भारत के दक्षिण क्षेत्र में थे। जगत मोहन शर्मा ने माना है कि वैदिक चित्रलिपि से ही ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ था। राजबली पांडे ने माना सिंधु घाटी लिपि से ही विकसित ब्राह्मी लिपि हुई है। भोलानाथ तिवारी ने कहा मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की लिपि से ही ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ है। तथा कुछ विद्वान थे जिन्होंने माना कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति जो है वो विदेशों से हुई है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में मानने वाले विद्वानों में आपके थे प्रिसेप, सेनार्ट, डिरिजर महोदय, बूलर, टेलर, कैनन, इन सभी ने ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति जो है वो विदेश में मानी है। जिसमें से आपके जो बूलर हैं इन्होंने ब्राह्मी लिपि में ध्वनियों की संख्या, जो अक्षरों की संख्या बताई है, इन्होंने माना है 41 अक्षर थे। ब्राह्मी लिपि में कितने माने हैं इन्होंने? ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर माने थे, जिसमें से आपके इन्होंने 9 स्वर बताए थे और 32 व्यंजन, जो कि वर्तमान समय में परिवर्तित हो गए हैं। लेकिन बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, जिसमें से आपके 9 स्वर थे और 32 व्यंजन थे। ब्राह्मी लिपि, आपकी ब्राह्मी लिपि में 2 शैलियाँ विकसित होती हैं। ब्राह्मी लिपि की 2 शैलियाँ हैं। पहला है आपकी दक्षिणी शैली और दूसरी है आपकी उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाएं जो दक्षिण के क्षेत्र में बोली जाती हैं वो सभी आपकी दक्षिणी शैली में आती हैं। लेकिन ब्राह्मी लिपि की जो उत्तरी शैली है इसमें आपकी आती है देवनागरी लिपि, व शारदा लिपि। दक्षिण में बोली जाने वाली जैसे तेलुगु भाषा है, इसमें तेलुगु लिपि में ही लिखी जाती है। तमिल लिपि है, मलयालम, कन्नड़, ये सब अपनी अपनी लिपियां भी हैं और अपनी स्वयं की भाषा भी हैं। और उत्तरी शैली के अंतर्गत आपकी देवनागरी लिपि और शारदा लिपि आती है। आपसे पूछा जाता है शारदा लिपि किस शैली से उत्पन्न मानी जाती है, तो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से शारदा शैली विकसित हुई है। इसके बाद आपको बताते हैं कि ब्राह्मी लिपि जो है सिद्ध मात्रिक लिपि एक थी, सिद्ध मात्रिक लिपि। सिद्ध मात्रिक लिपि को बूलर ने न्यून कोणीय लिपि कहा है। बूलर ने इसे न्यून कोणीय लिपि कहा है। और यही बाद में बन के आपकी कुटिल लिपि हो जाता है। ठीक है, कुटिल लिपि क्या थी? एक सिद्ध मात्रिक लिपि थी। सिद्ध मात्रिक लिपि को बूलर ने न्यून कोणीय लिपि कहा और इन दोनों को ही हमने बाद में क्या कह दिया? कुटिल लिपि। आपका बोधगया का जो अभिलेख आता है,
बोध गया का अभिलेख वो किस भाषा में माना गया है? शुद्ध मात्रिक लिपि में माना गया है। बोध गया का अभिलेख जो है वो आपका सिद्ध मात्रिक लिपि में लिखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं देवनागरी लिपि, जो कि हमारी ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकसित है। देवनागरी लिपि इसका देवनागरी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि नगरों में प्रचलित होने के कारण इसे देवनागरी नाम दिया गया। नगरों में प्रचलित होने के कारण, नगरों में प्रचलित होने के कारण क्या नाम दिया गया? देवनागरी लिपि दिया गया। इस लिपि नवीं सदी के लगभग इसकी प्राचीन नागरी लिपि का विकास माना जाता है, जिससे कि हमारी देवनागरी लिपि निकली नवीं सदी के लगभग। प्राचीन नागरी लिपि विकास हुआ, प्राचीन नागरी लिपि का विकास हुआ और इसे ही प्राचीन नागरी लिपि को ही बाद में क्या कह दिया गया है? नगरों में प्रचलित होने के बाद इसको देवनागरी लिपि नाम दिया गया है। ठीक है, इस लिपि का प्राचीनतम रूप जो है, इस लिपि का प्राचीनतम रूप आपको अशोक के अभिलेखों में मिलेगा। अशोक के अभिलेखों में मिलता है। या देवनागरी लिपि का देवनागरी लिपि शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है, इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, देवनागरी लिपि शब्द का प्रथम उल्लेख आपको पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलेगा। पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि ने रचना लिखी थी अष्टाध्यायी, उसमें उन्होंने देवनागरी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग या सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने कहाँ माना है? सर्वप्रथम प्रयोग राजा जयभट्ट, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में। जयभट्ट के शिलालेख में। यदि आपसे पूछा जा रहा है कि इसका प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है, तो अशोक के अभिलेखों में मिलता है। और देवनागरी लिपि या शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ है? पाणिनि के अष्टाध्यायी में। लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग माना गया है वो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में। और गुजरात के राजा जयभट्ट का जो कार्यकाल माना जाता है वो लगभग 7वीं से 8वीं सदी के बीच में माना जाता है। 7वीं से 8वीं सदी के मध्य में माना जाता है। देवनागरी लिपि जो है वो एक अक्षरिक लिपि है। देवनागरी लिपि कैसी है? एक अक्षरिक लिपि। ठीक है, और इसकी वर्णमाला जो है वो वैज्ञानिक क्रम में रखी गई है। इससे पहले हमने वर्णमाला की क्लास पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि वर्णमाला में जो वर्णों का क्रम रखा गया है वो एक वैज्ञानिक ढंग से रखा गया है। उसी के आधार पर हम ये पढ़ेंगे कि देवनागरी लिपि में विशेषताएं भी क्या थी। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का सुधार, देवनागरी लिपि आई, इसमें आपके कई सुधार भी किए गए। पहला है देवनागरी लिपि में सर्वप्रथम सुधार जो है
सर्वप्रथम सुधार की बात जो है वो 1904 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। जैसे कि पता है कि हमारे भारत में बहुत से विदेशी लोग आए जिन्होंने अलग अलग भाषाओं का प्रयोग प्रारंभ किया था। पहले जो आए थे उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू का प्रयोग प्रारंभ किया था। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। लेकिन हमारी हिंदी भाषा को संविधान में मानने के लिए, उसको अपनाने के लिए बहुत ही प्रयास करने पड़े थे। देवनागरी लिपि आई, उसके बाद उसको सीधे उसी तरह ना अपना करके उसमें सुधार की बात होने लगी थी, जिसमें से देवनागरी लिपि का प्रथम सुधार के लिए बात 1904 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और देवनागरी लिपि में आपने 12 खड़ी पढ़ी होगी, कक्का, किक्की, कुक्कू वाली। तो ये 12 खड़ी जो है वो किसने बनाई थी? महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने। महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने 12 खड़ी तैयार की थी। और 12 खड़ी कौन सी है देखते हैं हम। 12 खड़ी में आपका आता है कक्का, किक्की, कुक्कू, केकै, को, कौ, कं, कहा। ये आपकी 12 खड़ी सावरकर बंधुओं ने तैयार की थी। और 12 खड़ी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, इस 12 खड़ी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो गांधी जी की जो हरिजन सेवक पत्रिका निकलती थी उसमें हुआ था। महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं द्वारा बनाई गई 12 खड़ी जो है उसका प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी के हरिजन सेवक में हुआ था। इसके पश्चात देवनागरी लिपि हम देखते हैं। देवनागरी लिपि में जो हम भाषा अपनी लिखते हैं उसमें जो हम पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। देवनागरी लिपि में आपकी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षरों के स्थान पर पंचमाक्षर आपके कौन से हैं ना? न्या, ण, न, म। इन पंचाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। अनुस्वार कैसे? आपके बिंदी। अनुस्वार का प्रयोग का प्रस्ताव दिया था। जैसे आप लोग को पता है संस्कृत भाषा में जब हम लिखते थे तो उसमें आपके पंचमाक्षर, यदि इनका कहीं आधा पंचमाक्षर का प्रयोग होता था तो वो बीच में आधे वर्ण लिखे जाते थे। लेकिन जब वो हिंदी भाषा में धीरे धीरे प्रयोग होने लगा तो श्याम सुंदर दास ने क्या कहा कि पंचमाक्षर के स्थान पर हम अनुस्वारों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका, जैसे हम लिखते हैं संदेश, हमने ये संदेश लिखा, ये भी सही माना जाता है। और इसका अब हम ऐसे भी लिखते हैं, ये भी हमारा सही माना जाता है। तो हमने क्या किया, ना पंचमाक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग किया? अनुस्वार का प्रयोग किया। इसी तरह जैसे हमने हिंदी लिखी, हिंदी यहाँ पे हमारा ना पंचमाक्षर आ रहा है,
इसको हम हिंदी इस तरह भी लिखते हैं। आपकी ये भी सही मानी जाती है और ये भी सही मानी जाती है। तो इसका प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रखा था। और दूसरी चीज़ है, जो हम व्यंजन के बाद मात्रा दाहिनी तरफ लगाते हैं, इसका प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर गोरख प्रसाद ने। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने व्यंजन के दाहिनी तरफ मात्रा लगाने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, व्यंजन के दाहिनी तरफ मात्रा लगाने का प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर गोरख प्रसाद ने रखा था। इसके बाद आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में चौबीसवें अधिवेशन में 1935 को, कब? 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में महात्मा गांधी के सभापतित्व में, अर्थात कि उसके सभापति कौन थे? महात्मा गांधी थे। नागरी लिपि सुधार समिति, नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। नागरी लिपि यानी कि देवनागरी लिपि में सुधार समिति का गठन जो है 1935 ईस्वी में हुआ था। उसके सभापति कौन थे? महात्मा गांधी थे। कब किया गया था? इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन की इंदौर के 24वें अधिवेशन में किया गया था। और इसके संयोजक पूछा जाता है आपको, इसके संयोजक कौन थे? काका कालेलकर थे। काका कालेलकर थे। और इस सम्मेलन में देवनागरी लिपि में कितने? 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। जैसे कि है, नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ था? 1935 में हुआ था। सभापति कौन थे? महात्मा गांधी थे। किस अधिवेशन में? हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के 24वें अधिवेशन में इसका गठन हुआ था। और नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक जो थे वो काका कालेलकर थे। ठीक है, और इस समिति में 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था जो देवनागरी लिपि में परिवर्तित की गई थी 1953 में। इसके बाद आपका 1953 में लिपि सुधार परिषद का गठन हुआ था। लिपि सुधार परिषद का गठन हुआ था, जो कि कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में। लिपि सुधार परिषद का गठन कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। देवनागरी लिपि का प्रयोग, जैसे हम अपनी हिंदी भाषा लिखते हैं उसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग देने का सुझाव किसने दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान में रोमन लिपि का सुझाव दिया था। अन्य सभी ने
देवनागरी लिपि कहा था। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने, ये आपसे पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव किसने दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने। इन्होंने रोमन लिपि को स्वीकार करने की बात कही थी। देवनागरी के स्थान पर सुनीति कुमार चटर्जी ने रोमन लिपि को स्वीकार करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में सर्वमान्य से हिंदी भाषा के लिए कौन सी लिपि स्वीकार की गई? देवनागरी लिपि। अब हम देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं देखते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं में पहला, ये एक ध्वन्यात्मक लिपि है। हमने बताया ध्वनि लिपि थी, ध्वनि में भी कैसी थी? ये अक्षरात्मक लिपि है। ध्वन्यात्मक लिपि में भी कैसी है? अक्षरात्मक लिपि है। दूसरा, इसमें स्वर और व्यंजनों को एक वैज्ञानिक क्रम में रखा गया है। स्वरों और व्यंजनों को वैज्ञानिक क्रम में रखा गया है। जैसे पहले आपके स्वर आते हैं तो स्वरों को रखा गया है, उसके बाद आपके व्यंजन रखे गए हैं, व्यंजन के बाद आपके ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तो सभी जो हैं एक वैज्ञानिक रूप से क्रम में रखे गए हैं। और देवनागरी लिपि, इसमें क्या होता है कि हर ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का प्रयोग होता है। हर ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे कि आप अपनी अंग्रेजी भाषा देखेंगे, उसमें अगर आपको क बोलना है तो कहीं कहीं पे हम बोलते का हैं, पर इंग्लिश में उसे सी भी लिखते हैं और के भी लिखते हैं, है ना। लेकिन देवनागरी लिपि में क्या है कि हर ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का प्रयोग होगा। अगर हम बोलेंगे का तो हम का ही लिखेंगे, अगर हम बोलेंगे च तो चा ही लिखेंगे। इसका ये नहीं होगा कि हम बोल का रहे हैं और लिख सी और के रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देवनागरी लिपि में क्या है, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का प्रयोग किया जाता है। चौथा इसमें है उच्चारण में, उच्चारण और प्रयोग में समानता होती है। उच्चारण और प्रयोग में समानता पाई जाती है। जैसे कि आप अपनी अंग्रेजी में देखेंगे, उसमें हम नो लिखा, नो हमने उच्चारित किया, लेकिन इसका दो अर्थ होता है, एक नो भी होता है यानी कि नहीं, और एक हम लिखते हैं नो, इसका अर्थ होता है जानना। हमने दोनों का उच्चारण क्या किया, नो, लेकिन प्रयोग दोनों का अलग अलग हुआ। हिंदी वर्णमाला में आपकी देवनागरी में क्या है, उच्चारण और प्रयोग में समानता होती है। अगर हम बोलेंगे राम तो हम इसका उच्चारण भी राम करेंगे और इसका प्रयोग या इसे लिखेंगे भी राम, ठीक है। ये आपकी देवनागरी लिपि की विशेषता है। पांचवा है, देवनागरी लिपि जो है वो आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं लिखी जाती है। इस लिपि, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? आपकी हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, मराठी आदि भाषाएं जो हैं वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसमें जो है देवनागरी लिपि में अनुच्चारित ध्वनियों के लिए कोई जगह नहीं होती है।
अनुच्चारित ध्वनियाँ, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी हमने बताया आपको, यहाँ पे नो तो NO तो है, लेकिन यहाँ पे क्या नो लिखा हुआ है, तो क्या के का कोई उच्चारण है यहाँ पे? नहीं। इसी तरह अनुच्चारित ध्वनियों के लिए देवनागरी लिपि में कोई जगह नहीं होती है। अगर हम इसमें कुछ भी उच्चारित करते हैं, जैसे कमल लिखा है, तो हम इसे पूरा कमल ही उच्चारित करेंगे। ये नहीं कि हमने लिखा कमल है और पढ़े हम उसको मल, ठीक है। तो यानी कि इसमें अनुच्चारित ध्वनियों के लिए कोई जगह नहीं होती है। जितनी ध्वनियाँ हम प्रयोग करेंगे उतनी ध्वनियों का हम उच्चारण भी करेंगे, और इनके उच्चारण के लिए निश्चित स्थान होता है। इनके प्रत्येक उच्चारण के लिए एक निश्चित स्थान होता है। जैसे हम लोगों ने वर्णमाला की में पढ़ा रखा है कि जैसे कंठ ध्वनियाँ हैं तो हम उन्हें क ख ग घ, तो इनका उच्चारण हम कंठ से ही करेंगे। यानी कि उच्चारण के लिए एक निश्चित स्थान है। जैसे कंठ हो गया, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो जिस स्थान से हम जिस वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं वहीं से हम उस वर्ण का उच्चारण करेंगे, अन्य किसी स्थान से हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए उच्चारण के लिए एक निश्चित स्थान होता है, ठीक है। आज हम लोगों ने ये सब पढ़ा कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ और देवनागरी लिपि में क्या क्या सुधार किए गए, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। अब इसके आगे हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति यानी कि संविधान में हिंदी का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे।